गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने करना है इलस्ट्रेशन नंबर 60th। ओपन द पेज नंबर 3.79। बेटा हमने कल किया था इलस्ट्रेशन नंबर 59, एग्जैक्ट सेम है 60th इलस्ट्रेशन। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट है इसमें समझाने वाला, वो मैं आपको समझा देती हूँ। बाकी आपने खुद से ये क्वेश्चन ट्राई करना है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना। ठीक है, तो 60th इलस्ट्रेशन में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 5th पॉइंट दिया हुआ है, वो देखिए। डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड वाज पेड आउट ऑफ जनरल रिजर्व। क्या लिखा है कि हमने डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिक्लेयर किया है वो हमने कहाँ से पे किया है? आउट ऑफ द जनरल रिजर्व। ठीक है, तो अब हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब हमने कैलकुलेट करना है, हमने उस टाइम पे प्लस नहीं करना है प्रपोज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इस बार हमारी ये प्रेफरेंस डिविडेंड मेरी एप्रोप्रिएशन नहीं है, मैंने उसको कहाँ से पे किया है? आउट ऑफ द जनरल रिजर्व। ठीक है, तो अब आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स आप प्लस नहीं करोगे। ठीक है, और ये जो डिविडेंड है प्रेफरेंस डिविडेंड कहाँ पे जाएगा? आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, जो भी आपने डिक्लेयर किया होगा प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, आ गया समझ में? बस ये एक पॉइंट था समझाने वाला, बाकी आपको आता है, आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ओपन द पेज नंबर 3.88, इलस्ट्रेशन नंबर 64 देखिए। From the following balance sheet of Star Limited as at 31st March 2020, prepare cash flow statement. अब आपको इस क्वेश्चन में 2 years की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 31st March 2019 एंड 31st March 2020। तो फर्स्ट हेड आपको दिया है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में आपको फर्स्ट पॉइंट दिया है शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में फर्स्ट आइटम दी है आपको शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल देखिए आपको 2019 में दी है 3 लाख, 2020 में दी है 3,50,000। ठीक है, तो इंक्रीज़ आया है, तो ये क्या है आपका? इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, आगे आपको रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, उसका आपको नोट नंबर 1 दिया हुआ है, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सेकंड देखिए नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आइटम आपको दी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ब्रैकेट में लिखा है 12% डिबेंचर्स। तो आपको 2019 में दिए 1 लाख और 2020 में दिए 80,000, तो ये कम हुए हैं, इट मीन्स आपने डिबेंचर्स को रिडीम किया है। ठीक है, आगे थर्ड पॉइंट देखिए करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में आपको दिया है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ब्रैकेट में लिखा है बैंक लोन। 2019 में दिया है 25,000, 2020 में दिया है 15,000। ठीक है, तो ये आपका कम हुआ है, तो ये क्या है आपका? रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। ठीक है, आगे ट्रेड पेबल्स की आपको इन्फॉर्मेशन दी है, 2019 में है 60,000, 2020 में है 1,65,000। तो आपकी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है, इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी। तो आपने इसको क्या करना है? प्लस करना है जब आपने कैलकुलेट करना है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, आगे आपको सेकंड हेड दिया है एसेट का, उसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है नॉन करंट एसेट। फर्स्ट आइटम है इसमें फिक्स्ड एसेट टैंजिबल, इसका आपको नोट नंबर दिया हुआ है 2, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आपको दी हैं 2019 में 50,000 की, 2020 में दी हैं 40,000 की, तो ये कम हुई हैं। तो आप इसका क्या मतलब है कि आपने सेल किया है इन्वेस्टमेंट को, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आगे करंट एसेट आपको दिया हुआ है। करंट एसेट में फर्स्ट आइटम है इन्वेंट्रीज़। इन्वेंट्रीज़ में देखिए 2019 में है 30,000, 2020 में है 52,000, तो इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ इन करंट एसेट। तो आपने इसको क्या करना है? माइनस करना है जब आपने कैलकुलेट करना है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है आपके पास ट्रेड रिसीवेबल की। तो 2019 में है 40,000 के, 2020 में है 60,000, तो ये भी इंक्रीज़ आया है, इंक्रीज़ इन करंट एसेट। तो आपने इसको भी क्या कर देना है? माइनस कर देना है जब आपने कैलकुलेट करना है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, लास्ट आइटम आपको दी है कैश एंड बैंक बैलेंसेस। तो ये आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ठीक है, आगे नोट्स टू दी अकाउंट्स देखिए।
फर्स्ट आपको नोट दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस का। फर्स्ट आइटम आपको दी है कैपिटल रिजर्व की, 2019 में नील है और 2020 में कितना दिया है 2000, ठीक है। उसके बाद जनरल रिजर्व आपको दिया है 2019 में कितना 20,000 और 2020 में 33,000। तो ये ट्रांसफ़र हुआ है, ट्रांसफ़र टू दी जनरल रिजर्व कितना ट्रांसफ़र हुआ है 13,000 का। तो आपने इसको प्लस कर देना है जब आपने कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। आगे आपको सरप्लस दिया हुआ है 2019 में है 30,000, 2020 में है 35,000, ठीक है। तो ये डिफरेंस को आप यूज़ करोगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। आगे आपको फिक्स्ड एसेट की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मशीनरी की आपको कॉस्ट दी हुई है 2019 में 3,50,000 और 2020 में 4,70,000। और आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। 2019 में है 50,000 और 2020 में है 60,000, ठीक है। अब देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 ब्रैकेट में लिखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 15,000 वॉज सोल्ड फॉर 12,000। क्या लिखा है कि एक मशीनरी है जिसकी कॉस्ट है कितनी 20,000 और हमने इसके ऊपर अब तक कितनी डेप्रिसिएशन दी है 15,000, ठीक है। तो मेरे पास बुक वैल्यू आ जाएगी 20,000 माइनस 15,000, मेरे पास बुक वैल्यू आई 5,000। मुझे अपनी मशीनरी को सेल करना चाहिए था 5,000 पे, लेकिन मैंने सेल किया 12,000 पे। तो ये क्या हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना 7,000। तो जो प्रॉफिट आया है वो मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, उसको मैंने माइनस कर देना है जब मैंने कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। आगे देखिए, ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% विच इज़ ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब क्या लिखा है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है उसको मैंने सेल किया है प्रॉफिट पे, प्रॉफिट कितना 20%, और जो मुझे प्रॉफिट हुआ है मैंने उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो मैंने आपको जब बैलेंस शीट डिक्टेट की थी मैंने आपको बताया था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको 2019 में दी हुई है 50,000 और 2020 में दी हुई है 40,000। तो कितना कम आया था, 10,000 की सेल की हमने, ठीक है। तो 10,000 की इन्वेस्टमेंट को मैंने सेल किया 20% प्रॉफिट पे। तो 10,000 का 20% कितना आता है 2,000, ठीक है, वो मेरा प्रॉफिट आ गया। तो मैंने 10,000 की इन्वेस्टमेंट को सेल किया 12,000 पे, ठीक है। तो वो 2,000 मेरा जो प्रॉफिट आया है मैंने उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब यहाँ पे लिखा है कि आपके पास जो प्रॉफिट आएगा आपने उसको ट्रांसफ़र किया है कैपिटल रिजर्व में। तो ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आई है तो आप इसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं मान के चलोगी। आप अब जो प्रॉफिट आपके पास आया है आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम मान के आप माइनस नहीं करोगे, ठीक है। जब आप कैलकुलेट करते थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो भी प्रॉफिट आता था हम उसको माइनस करते थे, उसको हम अपनी नॉन ऑपरेटिंग इनकम मान लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि आपके पास जो प्रॉफिट आया है आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया है कैपिटल रिजर्व में। तो जब हमने उस प्रॉफिट को ही ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल रिजर्व में तो हम उसमें से अब माइनस भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए, आपको मैंने जब नोट नंबर रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 1 डिक्टेट किया था तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल रिजर्व का आपको बैलेंस दिया हुआ है 2019 में नील है और 2020 में क्या है 2,000 है। तो ये 2,000 कौन सा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये आपका, ठीक है, जो आपने ट्रांसफ़र कर दिया है कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। आगे थर्ड पॉइंट देखिए, डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट पार ऑन 1 अप्रैल 2019। बोल रहे हैं कि हमने अपने डिबेंचर्स को रिडीम किया है पार पे। कब किया है रिडीम हमने, 1 अप्रैल 2019 में। तो आपको डिबेंचर्स कितने दिए हुए हैं, 2019 में है 1 लाख और 2020 में है 80,000 और हमने रिडीम कब कर दिए, 1 अप्रैल 2019 को ही हमने रिडीम कर दिए, ठीक है। तो अब जब हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे करेंगे तो किस फिगर के ऊपर जाएगा, 80,000 पे जाएगा। 80,000 का 12%, तो वो मेरे पास आएगा 9,600। तो वो मेरी क्या हो गया, मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। तो मैं प्लस कर दूंगी जब मैंने कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मैंने पे किया है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। आगे बेटा आपको दिया है टैक्स ऑफ ₹15,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब आप इस क्वेश्चन में देखो, आपको इस क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर टैक्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई।
अब जाके एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आया है कि हमने टैक्स पे कर दिया है 15,000 का। तो पे हम तभी करते हैं जब हमने उसकी प्रोविज़न क्रिएट की होगी, ठीक है। तो हमने इसको कहाँ पे ट्रीट करना है, एक तो हमने ट्रीट करना है इसको जब हमने कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमने उसमें प्लस कर देना है प्रोविज़न फॉर टैक्स कितना 15,000, ठीक है। एक तो वहाँ पे जाएगा और दूसरा कहाँ पे आएगा, आपने ये टैक्स पे किया है तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से आप माइनस कर दोगे टैक्स पे कितना 15,000, ठीक है। उसके बाद आपने इंटरिम डिविडेंड पे किया है कितना 25,000, तो डिविडेंड पे किया है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके आप माइनस कर दोगे और इसको आप कहाँ पे ट्रीट करोगे, जब आप कैलकुलेट करोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तब आपने इसको प्लस कर देना है, ठीक है। अब हम करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम कंपनी का नेम लिख देंगे, कंपनी का नेम है स्टार लिमिटेड। सेकंड लाइन में हम मेंशन करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी एक्टिविटी होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो हमें इसके लिए सबसे पहले चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो मैंने आपको सरप्लस बताया था, कितना डिफरेंस आया था 5,000 का, तो हम उस डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे। मेरे पास डिफरेंस आ गया सरप्लस का कितना 5,000, उसमें मैं प्लस कर दूंगी ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, वो भी मैंने आपको बताया था कितना है 13,000 प्लस हो जाएगा। प्रोविज़न फॉर टैक्स मैंने आपको अभी बताया, हमने प्रोविज़न क्रिएट की है तो हमने वो प्लस करना है 15,000 का। इंटरिम डिविडेंड भी हमने पे किया है तो वो भी प्लस हो जाएगा 25,000। तो ये सारी आइटम्स को प्लस करने के बाद मेरे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया कितना 58,000, ठीक है। आगे देखिए बेटा, अब मेरे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 58,000, तो मैंने अब प्लस करना है नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो अब सबसे पहले अब हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट के हमें बैलेंसेस दिए हुए हैं। तो ओपनिंग बैलेंस मुझे दिया हुआ है 3,50,000, तो वो आ जाएगा मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड पे कितना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,50,000, और क्लोजिंग बैलेंस मुझे दिया हुआ है 4,70,000, तो वो आ जाएगा क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना 4,70,000, ठीक है। उसके बाद मुझे बताया हुआ है कि हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी क्रिएट की है 15,000, तो वो आ जाएगा क्रेडिट साइड पे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना 15,000। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमने सेल किया है तो आ जाएगा मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट कितना 12,000, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी निकाल के दिया था, तो वो आ जाएगा डेबिट साइड पे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना 7,000। अब हमने करनी है बैलेंसिंग। तो क्रेडिट साइड का टोटल मेरे पास आ रहा है 4,97,000 और डेबिट साइड का टोटल मेरा 1,40,000 से कम आ रहा है। जितना कम आ रहा है वो क्या है मेरा परचेज़, तो क्या आ जाएगा टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज़ कितना 1,40,000, ठीक है। अब हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो हम उसका भी अकाउंट बनाएंगे। तो हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ओपनिंग बैलेंस मुझे दिया हुआ है 50,000, तो वो आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 50,000। क्लोजिंग बैलेंस मुझे दिया हुआ है 60,000, तो वो आ जाएगा डेबिट साइड पे टू बैलेंस कैरी डाउन कितना 60,000। अब मैंने मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ट्रीट किया था बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000, तो वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट कितना 15,000। अब हमने करनी है बैलेंसिंग। तो डेबिट साइड का टोटल मेरे पास आ रहा है 75,000, क्रेडिट साइड का टोटल मेरा 25,000 से कम आ रहा है, ठीक है। तो जितना कम आ रहा है हमने उसको क्या लिखना है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना 25,000। तो मेरे पास ये डेप्रिसिएशन आई है 25,000 की, मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है तो ये प्लस हो जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना 25,000। अब मैंने इसमें प्लस करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो मुझे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, वो मैंने आपको बताया था हमने किसके ऊपर कैलकुलेट करना है 80,000 के ऊपर 12%, वो मेरे पास आता है 9,600, ठीक है। उसके बाद अब मैंने माइनस करना है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, वो भी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया था, तो वो कितना था 7,000। तो ये सारा प्लस माइनस करने के बाद मेरे पास क्या फिगर आई 85,600। ये क्या आया मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब मैंने इसमें प्लस करना है इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़ एंड डिक्रीज़ इन करंट एसेट। तो मुझे डिक्रीज़ इन करंट एसेट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, लेकिन मुझे इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ट्रेड पेबल्स की इन्फॉर्मेशन देखिए 2019 में है 60,000,
2020 में है 1,65,000। तो इंक्रीज़ आया है, इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी, तो इसको हम प्लस कर देंगे। ट्रेड पेबल्स में कितना आएगा, 1,05,000। ठीक है, अब हमने माइनस करना है इंक्रीज़ इन करंट एसेट एंड डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी। तो डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो इंक्रीज़ इन करंट एसेट की इन्फॉर्मेशन देखिए, आपको इन्वेंट्री दी हुई है 30,000 2019 में और 2020 में है 52,000। ठीक है, तो इंक्रीज़ आया है, तो इन्वेंट्री आ जाएगा, कितना इंक्रीज़ आया 22,000 का, ये हमने माइनस कर देना है। आगे देखिए, ट्रेड रिसीवेबल आपको 2019 में दिए हैं 40,000 और 2020 में दिए हैं 60,000, तो ये भी आपका इंक्रीज़ आया है, तो ट्रेड रिसीवेबल में आ जाएगा कितना 20,000। ठीक है, तो ये सारा प्लस माइनस करने के बाद मेरे पास फिगर आई 1,48,600। ये मेरे पास क्या आया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब हमने माइनस करना है टैक्स पे, जो मुझे दिया हुआ है कितना 15,000। तो माइनस करने के बाद मेरे पास फिगर आई 1,33,600। ये क्या है मेरे पास, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, आगे अब हमारा सेकेंड स्टेप होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो मेरे पास, मैंने मशीनरी अकाउंट आपको बना के दिखाया था, उसमें मेरे पास क्या आया था, परचेज़ ऑफ मशीनरी कितना आया था 1,40,000, ये आ जाएगा नेगेटिव में। ठीक है, उसके बाद प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी देखिए, वो मेरे पास आया था 12,000, ये प्लस हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट अकाउंट बनेगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो मुझे उसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 50,000, तो वो आ जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 50,000, और मुझे इसका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 40,000, तो वो उसकी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना 40,000। अब मैंने बाय बैंक मैंने सेल किया है, तो वो आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। बाय बैंक अकाउंट कितना 12,000। अब मैंने 10,000 की इन्वेस्टमेंट को सेल किया था 12,000 पे, तो जो 2,000 का प्रॉफिट हुआ था हमने उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र किया था, कैपिटल रिजर्व में, तो वो आ जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे कितना, टू कैपिटल रिजर्व कितना 2,000। अब हमने करनी है इस अकाउंट की बैलेंसिंग, तो मेरा क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 52,000 और डेबिट साइड का टोटल भी क्या आ रहा है 52,000। इट मीन्स कि कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं है, हमारा अकाउंट मैच होता है, डेबिट इज़ इक्वल टू क्रेडिट है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखिए, हमने सेल किया है, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना 12,000। तो अब हमने क्या करना है, सारा प्लस माइनस करने के बाद मेरे पास फिगर आ रही है 1,16,000 नेगेटिव में, तो क्या लिखोगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो मैंने आपको बताया था शेयर कैपिटल की इन्फॉर्मेशन में इशू ऑफ शेयर्स मेरे पास कितने आए थे 50,000 की, तो वो आ जाएंगे प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स कितना 50,000। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, इंटरिम डिविडेंड हमने पे किया है कितना 25,000, वो माइनस कर देना है। हमने डिबेंचर्स को रिडीम किया है 20,000, वो हमने माइनस कर देना है। ठीक है, आगे हमने बैंक लोन रीपे किया है, तो वो भी हम माइनस कर देंगे कितना 10,000। ठीक है, उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे किया है 9,600, वो भी हमने माइनस कर देना है। अब ये सारा प्लस माइनस करने के बाद मेरे पास फिगर आ रही है 14,600 नेगेटिव में, तो क्या लिखोगे, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन कैश एंड बैंक बैलेंसेस। तो अब हमने इसमें प्लस करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना दिया हुआ है मुझे 1,33,600। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का फिगर मेरे पास नेगेटिव में आया है कितना 1,16,000, तो ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद 14,600 फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के फिगर भी मेरे पास नेगेटिव में है, तो ये भी माइनस कर देना है। तो मेरे पास नेट इंक्रीज़ क्या आया 3,000 का। अब मैंने इसमें प्लस करना है ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक का, तो वो मुझे दिया हुआ है कितना 1,15,000। प्लस करने के बाद मेरे पास फिगर आई है 1,18,000। ये मेरे पास क्या आया, मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो आपका क्लोजिंग बैलेंस मैच करता है जो बैलेंस शीट में आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश एंड बैंक का। क्लियर, इट मीन्स आपका क्वेश्चन करेक्ट है। ठीक है, अब इसको ट्राई कर लेना, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना। थैंक यू।